स्वागत दोस्तों, अगर चैनल में थोड़ी के सदा के सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार से राहुल गांधी के जाते ही एनडीए गठबंधन के अंदर एक और चिराग पासवान की पार्टी से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर दी गई है। तो दूसरी ओर नीतीश के वरिष्ठ नेता ने लाइन लगाकर अपने ही नेताओं को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बड़ी भूमिका बिहार में निभाने वाला है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सामने हजारों की भीड़ ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। दोस्तों बताएंगे कैसे कोर्ट ने बोला हटाओ और भीड़ ने बोला कि हाथ लगाए तो फिर और बड़ा होगा आंदोलन। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे भाजपाई, लेकिन राहुल गांधी ने दिल खुश कर दिया एक ऐसे व्यक्ति का दोस्तों जो अभी तक नाराज चल रहा था और इसके बाद राहुल गांधी का जाप जप रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी राहुल ने दी तो भाजपाइयों की ओर से आ रही है प्रतिक्रिया। बताएंगे कैसे बीजेपी के ऐसे ऐसे नेता जो आज तक दिखाई नहीं देते दोस्तों, वो भी निकलकर बोलने लगे उल्टी सीधी बातें। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बीजेपी की मोदी सरकार के 6 महीने की डेडलाइन तय कर दी गई है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का एसआईआर करके उनको बिहार से बाहर का रास्ता दिखाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी बिहार से दिल्ली आ चुके हैं। दोस्तों उन्होंने अपनी यात्रा का समापन कर दिया है। बीते दिन भारी संख्या में राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर जी की मूर्ति तक भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला दोस्तों। और इंडिया गठबंधन ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है, लेकिन एनडीए गठबंधन राहुल गांधी के जाते ही ऐसा लग रहा है कि कई सारे हिस्से में बंट चुकी है दोस्तों। कारण यह है कि बिहार में पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक के दौरान जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के बीच में जमकर घमासान होता है दोस्तों। दोनों मंत्रियों के बीच में संघर्ष के बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हैं और कहा जाता है कि सीट बंटवारे को लेकर फाइनल नंबर कर लिया गया है और मीडिया में रिपोर्ट छपवा दी जाती है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा 102 सीटें नीतीश की पार्टी लड़ेगी, 101 पर बीजेपी लड़ेगी, 20 सीटें चिराग बाबू को दी जाएगी और बाकी 10-10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी को दी जाएगी दोस्तों। और इस तरीके के सीट बंटवारे की थ्योरियां जैसे जैसे चलने लगी वैसे ही पहले चिराग पासवान की पार्टी, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया दोस्तों। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 20 सीटों पर दावेदारी करते हुए कहा कि 20 से नीचे समझौते का कोई मतलब ही नहीं है। और इसके बाद चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे को पकड़ा और उन्होंने भी 40 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है दोस्तों। और 40 सीटों पर दावेदारी तो छोड़िए, अब राहुल गांधी के जाते ही नीतीश के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर भी चिराग पासवान की पार्टी ने नजरें गड़ानी शुरू कर दी है दोस्तों। चिराग पासवान के जीजा और चिराग के ही पार्टी के सांसद अरुण भारती ने हाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के पोस्ट पर दावेदारी ठोक दी है दोस्तों। और अरुण भारती कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वो लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह मजबूत नेतृत्व प्रदान करेंगे। जनता भी उन्हें बिहार का अगला मुखिया मान रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक माहौल जो है उसके हिसाब से 10 से 15 साल तक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी रहेंगे। बिहार में बदलाव का समय आ गया है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से बोला जा रहा नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। और ये चिराग पासवान के सबसे करीबी नेता है दोस्तों, उनके परिवार के व्यक्ति है, उनके जीजा है, सांसद है। तो आप समझ जाइए कि ये बयान चिराग पासवान के बयान से कम नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर एनडीए गठबंधन में खींचातानी के और स्पष्ट संकेत देता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चिराग पासवान की तो खैर दूसरी पार्टी है दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता ने अपने ही लोगों पर सीधा अटैक किया है। दरअसल हुआ ये कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर भूचाल मचा पड़ा है दोस्तों। मोकामा को लेकर पार्टी के अंदर आपसी विवाद खुलकर सबके सामने आ गया है। आपको बता दें कि विधान पार्षद है, एमएलसी है, जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार दोस्तों, उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार के करीबी बाहुबली नेता अनंत सिंह के बहाने अशोक चौधरी को टारगेट लिया है दोस्तों। टारगेट पर निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता है, शरीर इस दल में है, आत्मा दूसरे दल में है। ललन सिंह और अनंत सिंह के रोड शो पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि कोई एक व्यक्ति पार्टी का हो सकता है, वो कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का नहीं था। यानी ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक है दोस्तों। और ललन सिंह की मौजूदगी में अनंत सिंह ने रोड शो किया था, लेकिन उसे जनता दल यूनाइटेड का रोड शो मानने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का मुख्य प्रवक्ता। दोस्तों सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पार्टी के अंदर के अपने लोग अपने नेता को टारगेट कर रहे हैं, अशोक चौधरी को निशाने पर ले रहे हैं, ललन सिंह अनंत सिंह दोनों को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार खुद मुलाकात करने के लिए गए थे दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी कई सारी गुटबाजियां चल रही है दोस्तों। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
झारखंड की पार्टी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। दोस्तों ये बात लगभग फिक्स हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे लालू यादव जी से मुलाकात की है। दोस्तों उनके घर पर जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने दो टूक कहा है कि इंडिया गठबंधन की यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी, वोटर अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। अब दोस्तों झारखंड के अंदर भी SIR लागू करने की चर्चा चल रही है, बंगाल में भी ऐसा होने वाला है और दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से तैयार है। झारखंड में पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार बिहार की कुछ सीटों पर इनको लड़ने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के साथ डील पूरी है। दोस्तों अब देखना है कि लालू यादव जी कितनी सीटें देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ने के लिए। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। दोस्तों सुनवाई के दौरान वकील गुण रत्न सदावर्ते ने आरोप लगाया कि आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को खाना ट्रक के जरिए पहुंचाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विपक्ष इस आंदोलन को मजबूत कर रहा है, इसीलिए यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और यही बड़ा कारण है कि इस पर कोर्ट में बहस हुई। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सरकार से कहा है कि मंगलवार शाम को 4 बजे तक मुंबई की सड़कें खाली करो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, यानी इसको एक राजनीतिक प्रोग्राम मानकर कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है। दोस्तों लेकिन दूसरी ओर मराठा समाज का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने इस पर पलटवार किया है। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुंबई आएंगे। उन्होंने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मुंबई के अंदर आम आदमियों को कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जरांगे पाटिल ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ओपन चैलेंज किया है। दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आई है उसके बाद प्रदर्शनकारियों को पता है कि सरकार पर दबाव है, तो सरकार कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगी, तो पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कहा कि मराठा आरक्षण के लिए कुणबी एक ओबीसी वर्ग जाति का दर्जा देने संबंधित हैदराबाद के गजेटियर को लागू करने के लिए कानूनी राय लेगी। हालांकि जरांगे इससे प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान स्थित धरना लगातार जारी रहेगा, इसे हटाया नहीं जा सकता। यानी सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। दोस्तों एक और कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इनको हटाओ, दूसरी ओर मनोज जरांगे पाटिल ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि वो बिल्कुल भी हटने के मूड में नहीं है। जब तक न्याय नहीं मांगा जाएगा, जब तक न्याय पूरा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कई बार इससे पहले भी आकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन भाजपा की सरकार बार बार मीठी गोली देकर वापस भेज देती है दोस्तों, लेकिन इस बार कोई गोली नहीं चलेगा, यानी मीठी गोलियां काम नहीं करेगी। फडणवीस को लेकर आगे वो कहते हैं कि चाहे बंदूक की गोली मारनी हो मार दो, लेकिन हम लोग आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। इस बार डंके की चोट पर यह आंदोलन पूरा चलेगा जब तक अपने मिशन को पूरा नहीं करेंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ वकालत नोटिस भेजा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि राजनीति में बहुत सारे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के सफल व्यवसाय करते हैं, परंतु प्रशांत किशोर अकेला व्यक्ति है जिसने राजनीति का सफल व्यवसायीकरण कर दिया है। अपने धंधे को चमकाने के लिए जिस जिले में जाता है वहां पर अहंकार में चूर होकर जनप्रतिनिधियों पर झूठे इल्जाम लगाता है, जिससे उसकी राजनीति का धंधा चलता है। चंपारण में उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने छावनी के रेलवे ओवर ब्रिज का अलाइनमेंट एक पेट्रोल पंप के लिए बदलवा दिया। मैं किसी राजनीतिक धंधेबाज के झूठे आरोपों से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैंने प्रशांत किशोर के खिलाफ वकालतन नोटिस जारी करवाया है। और संजय जायसवाल आगे लिखते हैं कि बेतिया की जनता जानती है कि वर्तमान में जो रास्ता है वही राष्ट्रीय राजमार्ग था, उसके बीच में ही पुल बना हुआ है और प्रशांत किशोर जैसे अहंकारी व्यक्ति की कोई कुछ भी समझा देगा वो यही बोलेगा, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के चरित्र का मजाक उड़ाना है। 15 दिन का मैंने समय दिया है। अगर उसने अपने कथन पर सबूत के साथ जानकारी नहीं दी और सार्वजनिक तौर पर या तो माफी मांगे, अगर नहीं मांगी माफी तो फिर उसको सबूतों के साथ में कोर्ट जाना पड़ेगा, उसे जेल भिजवाकर मानूंगा, ये बोलकर बीजेपी के नेता मुकदमा दायर करके नोटिस भिजवा चुके हैं। दोस्तों इसके बाद प्रशांत किशोर की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। प्रशांत किशोर इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं। अब देखते हैं दोनों आपस में ये फ्रेंडली फाइट करते हैं दोस्तों, या फिर वाकई दोनों के बीच में अब जोरदार संघर्ष होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
बिहार के अंदर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकली थी दोस्तों। इस यात्रा के दौरान जगह जगह राहुल गांधी को जोरदार समर्थन मिला। ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा था दोस्तों जिसकी बाइक रैली के दौरान, यात्रा के दौरान खो गई थी दोस्तों। उसने इस बात को लेकर शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा बाइक चोरी हो गया। और काफी ज्यादा ठोकर खाने के बाद जब ये जानकारी राहुल गांधी को मिली कि एक व्यक्ति की राहुल गांधी के यात्रा के दौरान बाइक खो गई है, तो राहुल गांधी ने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खोई हुई बाइक को वापस दिलाने का फैसला लिया दोस्तों। राहुल गांधी ने युवक के लिए एक नई बाइक खरीद कर दे दी, बोला कि आप इस नई बाइक को चलाइए, आपको भारी नुकसान हुआ है, हम इस नुकसान की भरपाई इस तरीके से करते हैं। यानी राहुल गांधी ने खुद एक गिफ्ट कर दिया है बाइक दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी बाइक दिखाई दे रही है जो राहुल गांधी ने गिफ्ट की है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी से अगर कोई इस तरीके से उम्मीद करता है कि उनकी यात्रा के दौरान उन्हें नुकसान हो गया, राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए गलतफहमी है दोस्तों। राहुल गांधी जरूर कुछ ना कुछ इस पर फैसला लेते हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई लोगों को या तो घर दिलवा दिया है या बाइक दिलवा दी है या फिर कुछ भी अलग तरीके से राहुल गांधी मदद कर देते हैं दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पटना के अंदर रैली को संबोधित करते हुए दोस्तों एक बयान दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने पहले महादेवपुरा कर्नाटका को लेकर एक सबूत के साथ में कई सारे आरोप लगाए थे और वो सबूत के साथ में थे, इसीलिए बीजेपी के लोग इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब भाजपा वालों के लिए एक और बुरी खबर सुनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वालों फिर से सुन लो, बोलकर जाता हूं कि इस बार एटम बम नहीं बल्कि उससे बड़ा जो हाइड्रोजन बम होता है वो फूटने जा रहा है। इस बार इतना बड़ा एक्सपोज करेंगे कि हाइड्रोजन बम जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, यानी और बड़ा धमाका होने जा रहा है। राहुल गांधी की इस धमकी के बाद जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता जो आजकल दिखाई नहीं देते दोस्तों, एक टाइम में नरेंद्र मोदी के साथ में आगे पीछे दिखाई देते थे, ऐसे रविशंकर प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी का जो ये दावा है एटम बम फोड़ने वाला और अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला, ये फिर से फ्लॉप होगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला, पटाखे की आवाज भी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेताओं को अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि राहुल गांधी कोई बड़ा बम फोड़ेंगे, उसका असर नहीं होगा। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि असर इतना हुआ है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ पूरी तरीके से वायरल चल रहा है। जमीन पर भी आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपाइयों को देखते हैं तो कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और इतनी बात सुनते ही भाजपाई भड़क जाते हैं। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि एक नई एनर्जी कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं को ही पता है कि राहुल गांधी इस बार कुछ बोल नहीं रहे बल्कि बोलने के साथ सबूत भी दे रहे हैं। 1 लाख लोगों के वोटर आईडी कार्ड फर्जी थे दोस्तों और इसके कई सारे अलग अलग जो वर्गीकरण था वो उन्होंने पूरा दिखाया कि कैसे कुछ लोगों के फेक एड्रेसेस हैं, कुछ लोगों ने एक से ज्यादा जगह पर वोट डाला है और 60-60 साल के नए नए वोटर जोड़े गए हैं। तो ये सारा एक्सपोज जो है पूरी तरीके से सबूत के आधार पर है, इसीलिए ये बम कुछ ज्यादा बड़ा फूटता है दोस्तों। और अगला जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम की तरफ फूटेगा, इसका मतलब भाजपाइयों को फिर से डरावने सपने आने शुरू होंगे दोस्तों। 2 शब्द आप जरूर लिखकर बताइएगा। राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभा को संबोधित किया दोस्तों। लेकिन इस दौरान खड़गे जी एक बात बोलते हैं जिससे और ज्यादा आने वाले दिन काफी दिलचस्प होंगे, ये कहा जा सकता है दोस्तों। खड़गे कहते हैं कि मोदी सरकार 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। आप देखना इस बात को, यानी वो दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार के नतीजे आने के बाद पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी दोस्तों। जो स्थिति बन रही है, अगर नीतीश कुमार के 5 या 6 विधायक भी इधर से उधर होंगे तो पूरा गेम अपने आप ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की तेलुगु देशम पार्टी के साथ बातचीत बन नहीं रही है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि खड़गे एकदम सही बोल रहे हैं तो। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के विधान सभा में मॉनसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होते ही, यानी बीते दिन से शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू कर दिया दोस्तों। विधानसभा के स्पीकर ने 3 सितंबर 11 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है दोस्तों। सदन को स्थगित करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है दोस्तों। विधानसभा के बाहर और अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट चोरों सावधान जाग गया है हिंदुस्तान के नारे लगाए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने तख्तियां लहराते हुए अपना विरोध दर्ज करवाते हुए जोरदार नारेबाजी की दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी पर उल्टी सीधी बातें भाजपा के लोग बोल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लोग और ज्यादा तेजी से वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे थे और भाजपाई और ज्यादा भड़क रहे थे और उल्टा बोल रहे थे और उल्टे जवाब दिया जा रहा था। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाजपाइयों को देखते ही वोट चोर बोलने लगते हैं और आजकल बीजेपी वाले इतना सुनते ही भागने लगते हैं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों इनके बारे में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की सुरक्षा में एक बार फिर से सेंध हुई है दोस्तों। सोमवार को नीमच पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के काफिले पर स्याही फेंक दी और काले कपड़े दिखा रहे थे दोस्तों, यानी ब्लैक फ्लैग दिखाकर विरोध कर रहे थे। जब जीतू पटवारी को यह जानकारी मिली दोस्तों तो वो गाड़ी से बाहर आते हैं और गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और भाजपाई काला झंडा दिखा रहे थे और यहाँ से जीतू पटवारी राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और कांग्रेस की कार्यकर्ता भी इसे लेकर जोर जोर से फिर नारेबाजी कर रहे थे दोस्तों। और माहौल
एकदम सेट हो गया था। इस तरीके से लग रहा था कि भाजपाइयों को आज रुला कर ही जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लोग, यानी काला झंडा दिखाने आए थे कि कांग्रेस के लोग देखकर भाग जाएंगे, लेकिन कांग्रेसी लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिया। भाजपा करे क्या दोस्तों, विरोध करने का यही एक तरीका था उनके पास, वो भी अब कांग्रेस पार्टी भाव नहीं दे रही है। राहुल गांधी भी बीजेपी के विरोध में रास्ते में ही गाड़ी को रोककर बुला लेते हैं कि आओ बताओ क्यों विरोध कर रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर आप भी मानते हैं कि विरोध उस व्यक्ति का होता है जो सत्ता में होता है, जिसके पास पूरी व्यवस्था होती है और उसके बावजूद वो कोई काम नहीं करता, विपक्ष का विरोध नहीं होता, जो आजकल गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं दोस्तों। और ये ट्रेंड हालांकि जनता के बीच में कुछ ज्यादा खास पहचान वाला नहीं है, लोगों को पता है कि विरोध हमेशा सत्ताधारी दल का होता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मनोज दरांगे पाटिल के नेतृत्व में जारी आरक्षण आंदोलन के तीसरे दिन रविवार को महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल यानी बीजेपी के नेता ने संकेत दिया कि अगर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझने की संभावना हुई तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसमें हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन आगे वो कहते हैं कि मराठा आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो रुख है वो लचीला है, यानी एक तरीके से अपनी सरकार की आलोचना करते हुए ये शब्द यूज कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने भी मराठी समाज से आने वाले विधायक है वे सबके सब इस आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं दोस्तों। ऐसे में एक माहौल यह है कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है तो वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादातर मराठी समाज की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा किया जाए और मराठी समाज के लोगों को आरक्षण का फायदा मिले, कुणबी सर्टिफिकेट मिले। हालांकि अगर वो ऐसा करेंगे, कुणबी सर्टिफिकेट जारी करवाएंगे दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि ओबीसी समाज भी इसे लेकर नाराज हो जाएगा और उससे फिर और एक नया विवाद, एक नया बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से बीजेपी फंस चुकी है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर स्थानीय स्वशासन संस्थानों के आगामी चुनाव की तैयारी के मद्देनजर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है दोस्तों। और इसी क्रम में शरद पवार 14 और 15 सितंबर को 2 दिवसीय नासिक दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। इस दौरान वो विशेषकर पार्टी के कार्यकर्ता शिविर आयोजन में शामिल होंगे और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी दोस्तों। 14 सितंबर को नासिक शहर में पार्टी का एक विशेष कार्यकर्ता शिविर आयोजित होगा। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि अब वो रिटायर होने वाले दोस्तों, लेकिन जिस हिसाब से आजकल वो एक्टिव है ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव तक उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में है दोस्तों। दरअसल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है दोस्तों, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ने सफाई दी है दोस्तों। महुआ मोइत्रा ने सफाई देते हुए कहा है कि यह महज एक कहावत थी जो मैंने बोली थी, यानी मुहावरा उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा कि मैंने मुहावरा बोला और इसे भाजपा के लोग मुहावरा नहीं सशब्द वाक्य समझ गए दोस्तों। और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विदेशी मीडिया ने लिखा कि यह नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए झटका है। सबने कहा था कि अब हेड विल रोल, इसका मतलब यह होता है कि जवाबदेही तय करनी होगी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे सचमुच के सिर से जोड़कर अमित शाह का अपमान बताकर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि रायपुर की पुलिस ने मेरे ऊपर मामला दर्ज किया है, जबकि मैंने एक कहावत बोला था, कहावत को वो रियलिटी में लेकर आरोप लगा रहे कि मैंने कुछ उल्टा बोला है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। जो भी राय से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर नितिन गडकरी का एक ऐसा बयान सामने आया है दोस्तों जिससे कहा जा सकता है कि फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को साइड टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता होता है। आज की डेट में अगर आप किसी भाजपाई से पूछेंगे कि सबसे अच्छा नेता कौन है, तो आपको पता है दोस्तों किसका नाम लेगा। तो क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उसी नेता के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं? ये साफ तौर पर एक गंभीर सवाल है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा कि आखिर नितिन गडकरी किसको टारगेट करके ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि आजकल नितिन गडकरी का बेटा भी सवालों में है दोस्तों। और न्यूज में लगातार खबरें सामने आ रही है, ऐसी ऐसी बातें आ रही है जिससे लग रहा है कि नितिन गडकरी ने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस पर उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, या फिर हो सकता है कि भाजपाइयों ने उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की है। क्योंकि नितिन गडकरी किस नेता के खिलाफ इनडायरेक्ट तरीके से बोलते हैं आपको पता है दोस्तों। और नितिन गडकरी किसके लिए एक चुनौती बन चुके हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है दोस्तों, और कहा है कि भाजपा और आरएसएस ने भारत की विदेश नीति को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के तमाम पारंपरिक मित्र देशों के साथ भारत के संबंध अब अच्छे नहीं है। भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर बेहद कमजोर है और बीजेपी के लोग जो दावा करते हैं रियलिटी उससे एकदम अलग है। अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को अपने पड़ोसी देशों का समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ में आकर कई सारे देश खड़े हो गए। इससे भारत की विदेश नीति
बीजेपी के बारे में पता चलता है। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं दोस्तों वो डंके की चोट पर एकदम सच है और बेशक भाजपा इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन वास्तविकता तो यही है दोस्तों और वास्तविकता के साथ जागना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के लोगों को सही आईना दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, इसी तरीके से बीजेपी की विदेश नीति पर और भी कई सवाल उठने चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए वैसा होता नहीं है, खासकर विदेश नीति के मामले को लेकर केवल भाजपा के लोग इमेज दिखाकर यानी 2-4 तस्वीरें खींच लेते हैं और उसी को लेकर दिखाने लगते हैं कि यही विदेश नीति है। ये नहीं बताते कि कितना भारत के साथ दुनिया के देशों का व्यापार बढ़ा है, कितना भारत को मैन्युफैक्चरिंग में फायदा मिला है, कितना सर्विस सेक्टर में फायदा मिला है, कितना भारत के जीडीपी में दुनिया भर के देशों के द्वारा किए जा रहे भारत के साथ ट्रेड का फायदा मिला है। ये सारे सवाल है जिसका जवाब इनके पास नहीं है दोस्तों, लेकिन केवल तस्वीर दिखाते हैं कि आंख दिखा दिया, लाल आंख दिखा दिया और शॉर्ट्स बनाकर दोस्तों रील बनाकर उसी को फॉरेन पॉलिसी बता देते हैं। अखिलेश यादव उसी और इशारा करते हुए निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।